Hello everyone, my name is वैभव शिवहरे and you all are welcome to UPSC उत्कर्ष। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम ज्योग्राफी के उन अनटच्ड टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, बट यूजुअली हम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन समटाइम वी यूज टू स्किप दैट टॉपिक्स, बट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो या फिर वो मेंस एग्जाम हो। बट आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के जलवायु प्रदेश। तो आज हम विश्व के उन प्रमुख जलवायु प्रदेशों पर चर्चा करने वाले हैं जो जलवायु जो पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की जो हमें जलवायु दिखाई देती है, उन जलवायु प्रदेशों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वर्ल्ड के क्लाइमेटिक रीजन्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली क्लाइमेट है क्या और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी एरिया की या किसी रीजन के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो आज का टॉपिक तो यही है, टॉपिक यही है विश्व के जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्लाइमेट जो शब्द है, जलवायु जो शब्द है, बेसिकली आप समझो कि एक ये लॉन्ग टर्म फिनोमिना है और लॉन्ग टर्म फिनोमिना के तहत इसी जलवायु के माध्यम से ही किसी क्षेत्र की जलवायु में क्या क्या पहलू शामिल होते हैं, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन चर्चा करेंगे आज। ठीक, तो बेसिकली आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, एक शब्द तो आपके सामने लिखा हुआ है क्लाइमेट, और दूसरा एक शब्द सुना होगा आपने कभी वेदर, है ना। दो वर्ड आपने सुने होंगे, एक तो होता है जलवायु और दूसरा एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मौसम, है ना, मौसम। तो आपके दिमाग आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि जलवायु और मौसम, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है ना, मूल अंतर क्या है इन दोनों वर्ड्स में। तो मेन मुख्य बात तो यही है, मेन डिफरेंस यही है कि अगर आप समझो इस बात को ध्यान से कि पेन का कलर चेंज कर देते हैं, एक मिनट। जलवायु और एक वर्ड सुना होगा आपने मौसम, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक, इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट और वो है वेदर। तो जो क्लाइमेट और वेदर दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, और लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में 25 से 30 साल की जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वहां का टेम्परेचर, वहाँ के टेम्परेचर के साथ वहाँ का रेनफॉल, और टेम्परेचर और रेनफॉल पर ही डिपेंड करता है वेजिटेशन, है ना। टेम्परेचर और रेनफॉल, तापमान और वर्षा पर डिपेंड करता है वहाँ का वेजिटेशन। बट लेकिन ये जो मौसम है, ये तो बिल्कुल आपको पता है कि शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आप देखोगे मौसम में परिवर्तन, जो आप देखते हो ना, ऋतु परिवर्तन, आपने एक शब्द सुना होगा ऋतु परिवर्तन। तो ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है, हर 3 महीने 4 महीने में एक नई ऋतु आती है, नया सीजन आता है ना। ठीक है, हर ऋतु में आपको पता होगा कि हर ऋतु में जलवायु दशाएं में परिवर्तन होता है, या हर ऋतु की अलग अपनी अपनी विशेषता है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में एक हो गया आपका जैसे समर सीजन है, समर सीजन के बाद विंटर सीजन है, विंटर के बाद स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग है, और फिर ऑटम है। तो ऐसे करके अलग अलग सीजन होते हैं। तो ये सभी सीजन जो है ये सभी सीजन चेंज होते रहते हैं, समय के अनुरूप इनमें परिवर्तन होता रहता है। अब इधर में जलवायु की बात करें तो आपको मैंने बताया कि जलवायु एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, जो जिसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि वहाँ क्षेत्र का तापमान कैसा है, रेनफॉल कैसी हो रही है और वेजिटेशन कैसा हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पूरा वर्ल्ड की हम बात करें, इस पूरे ग्लोब की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो पूरे ग्लोब का जलवायु एक जैसा नहीं है, हर जगह का जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन मैं आपको ये समझाना यहाँ पर ये चाहूँगा कि जलवायु में ये जो परिवर्तन होता है, या अलग अलग विभिन्न, या ये जो जलवायु संबंधी जो विविधता जो पाई जाती है, जलवायु संबंधी ये जो विविधता है ना, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट कंट्रोल्स द क्लाइमेटिक रीजन। या आप सिंपल सी ये भी बात समझ सकते हो कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अगर हम प्राइमरी फैक्टर्स की बात करूं तो सबसे जो प्राइमरी फैक्टर है वो है लैटिट्यूडनल पोजीशन, यानी अक्षांशीय स्थिति,
अक्षांशीय स्थिति, लैटिट्यूडनल पोजीशन, क्योंकि अलग अलग अक्षांश, जैसे चूंकि आपको पता है कि जो सूर्य की स्थिति उत्तरायण और दक्षिणायन होती है, तो जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर घट के साउदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो आप ये समझो कि अक्षांशीय स्थिति भी किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्षांशीय स्थिति के अलावा हम दूसरी बात करें तो समुद्र से दूरी एक भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। समुद्र से दूरी, एक मिनट, लेकिन पहले मैं आपको जैसे बता दूं कि जैसे अक्षांशीय स्थिति की हम अक्षांशीय स्थिति की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस बात को समझिएगा बहुत अच्छे से कि आप समझो कि एक तो होता है लोअर लैटिट्यूड, लोअर, मिडिल एंड अपर, लोअर लैटिट्यूड, मिडिल लैटिट्यूड एंड अपर लैटिट्यूड, ठीक। तो जो लोअर लैटिट्यूड है यहां पर टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि यहां पर जो अमाउंट ऑफ सनलाइट है या जो सौर विकिरण है यहां पर क्या है, तीव्र है, जबकि इसके कंपैरिजन में यहां पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है मिड लैटिट्यूड्स में, ठीक है। लोअर लैटिट्यूड्स को यूजुअली, इस रीजन को हम जानते हैं किस नाम से, इस रीजन को हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। या कई किताबों में इसमें आप उष्ण कटिबंध भी देखते हो, लिखा रहता है उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल रीजन। और उष्ण कटिबंध के बाद जो अगला रीजन आता है वो आता है उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध की बात करें तो आप मान के चलो 0 से 23.5 डिग्री ऊपर और 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रीजन में आपको इस प्रकार की उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है, राइट। इसके अलावा उपोष्ण की बात करें तो 23.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो बेल्ट है इसको उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। और उपोष्ण कटिबंध में यूजुअली थोड़ा सा आपको टेम्परेचर कम मिलता है, राइट। और अगर अब मैं आ जाता हूं अपर लैटिट्यूड्स, जिसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से भी जानते हैं, टेम्परेट रीजन इंग्लिश में बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध है ये। और दोस्तों इस शीतोष्ण कटिबंध में 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 66.5 डिग्री सेल्सियस तक, सॉरी मैं सेल्सियस क्यों लिख रहा हूं, मैं लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन बता रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, नॉट सेल्सियस, ये सेल्सियस हटा दीजिए यहां से। सिर्फ इतना समझिए कि 23.5 डिग्री से 45 डिग्री तक लैटिट्यूड तक, और यहां 45 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक, ठीक है ना। तो आप ये जो पूरा क्षेत्र, ये पूरा रीजन देख रहे हो, इस रीजन में टेम्परेचर और कम हो जाता है ना। और उसके बाद अपर लैटिट्यूड्स में ही आप देखते हो जो पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है, जहां पर टेम्परेचर हिमांक से भी नीचे है, जहां पर टेम्परेचर हिमांक से भी नीचे चला जाता है। और टेम्परेचर हिमांक से नीचे चला जाता है तो आपने अक्सर सुना होगा, अभी मैं आज पढ़ाऊंगा भी आपको, टैगा और टुंड्रा टाइप का जो क्लाइमेट है, वो टैगा और टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट यहां पर मिलता है। और यहां पर एकदम इसको हम पोलर रीजन या फ्रिजिड जोन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये पहले क्लैरिटी हो जानी चाहिए, इस बात की समझ विकसित हो जानी चाहिए, इस बात की क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि अक्षांशीय स्थिति किसी रीजन की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डन, ठीक। चलिए, तो अक्षांशीय स्थिति यानी हम जैसे जैसे दोनों हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में जैसे जैसे हम ऊपर और नीचे जाएंगे, भूमध्य रेखा से आप ऊपर जाओगे उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की तरफ, और भूमध्य रेखा से इधर आप आओगे साउथ की तरफ, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल की तरफ, तो टेम्परेचर घटता जाएगा और वो उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करेगा। दूसरा फैक्टर है जो हमें समझना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा फैक्टर क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक, इसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड।
और ये जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है, सुनिएगा बहुत अच्छे से, समुद्र तल से जो ऊंचाई है ये भी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। क्योंकि आप एक बात ही समझो, मैं पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई में जाने पर या ऊपर जाने पर तापमान में आती है कमी, है ना। पृथ्वी के धरातल से, है ना, जो हमारा जो सरफेस है, पृथ्वी के धरातल से आप और अधिक जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाओगे, जैसे जितना अधिक ऊंचाई पर आप बढ़ते जाओगे, है ना, जितना अधिक आप ऊंचाई पर बढ़ते जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा, टेम्परेचर और रिड्यूस होता जाएगा, ठीक। और टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करेगा। तो कोई क्षेत्र समुद्र तल से नीचे है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, कोई दो प्लेस है, मान लो ये लैटिट्यूड है 25 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक। 25 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर दो प्लेस है, एक प्लेस ये है और एक प्लेस ये है, ठीक। लेकिन प्लेस ए और प्लेस बी, प्लेस ए और प्लेस बी दोनों सेम लैटिट्यूड पर हैं, तो जलवायु एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, एक फैक्टर और है जो उसकी जलवायु को प्रभावित करता है। प्लेस ए की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2500 मीटर है, ठीक। बट जो प्लेस बी है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6500 मीटर है। दोनों सेम लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन दोनों के सेम लैटिट्यूड पर होने के बावजूद भी दोनों का जो हाइट फ्रॉम द सी लेवल है, हाइट फ्रॉम द सी सरफेस है, वो वेरी कर रहा है। और जब हाइट फ्रॉम द सी लेवल, सी सरफेस वेरी करेगा तो निश्चित रूप से वहां की जलवायु में विविधता पाई जाएगी। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी इसको प्रभावित करती है। इसके बाद एक और फैक्टर हम डिस्कस करें तो वो है, एक तो हमने देखा अक्षांशीय स्थिति, दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई के बाद समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, है ना। तो समुद्र से दूरी में दो चीजें होंगी, या तो आप समुद्र के निकट दूरी पर होगे या समुद्र से अधिक दूरी पर होगे, है ना। दो चीजें हैं। जब समुद्र से निकट, जब आप समुद्र से निकट दूरी पर होगे तो निश्चित रूप से महासागरीय जलवायु वहां पर मिलती है, और जब आप समुद्र से अधिक दूरी पर जाओगे तो वहां पर जलवायु कैसी होगी, वहां पर जलवायु होगी महाद्वीपीय जलवायु। तो महासागरीय जलवायु और दूसरी कौन सी जलवायु है, दूसरी है महाद्वीपीय। अक्सर आप देखते हो कि जो महासागरीय जलवायु है इसको यहां पर प्रभाव कैसा होता है, यहां पर होता है समकारी प्रभाव होता है, समकारी प्रभाव। और इधर महाद्वीपीय जलवायु में आप देखते हो यहां पर प्रभाव कैसा होता है, यहां पर विषमकारी प्रभाव होता है ना। तो अब अंतर क्या है समकारी और विषमकारी की अगर हम बात करें तो जो समकारी जो प्रभाव है, समकारी प्रभाव जहां पर डिस्टेंस बहुत कम है वाटर बॉडी की और वाटर बॉडी से लैंड एरिया की। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मुंबई, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस केरला स्टेट, है ना। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ गोवा, है ना। तो मैंने मुंबई, गोवा और मालाबार कोस्ट का एग्जाम्पल लिया। मुंबई, गोवा एंड मालाबार कोस्ट, ऑल थ्री प्लेसेस आर वेरी नियर टू द ओशनिक बॉडी। So if all three places are very near to the oceanic body, then in this case the temperature variation will be low। यानी जो तापांतर है यहां पर, जो तापांतर यानी तापमान में अंतर, दैनिक और वार्षिक दोनों, डेली एंड एनुअल जो टेम्परेचर जो डिफरेंस है, तापांतर कम होगा। यही आप दूसरा केस ले लो, जब जो हम कह रहे हैं ना विषमकारी, हम समकारी प्रभाव क्यों बोल रहे हैं, समकारी प्रभाव क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है ना। आप देखोगे तो समर में भी अभी आप केरला और मुंबई चले जाओ तो 25 to
20 to 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मिलेगा। वही आप विंटर में भी चले जाओगे, 35 भी हो जाएगा मान लो, ये विंटर में आप चले जाओगे तो ये भी आपको 20, 18, 20, इससे नीचे आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, है ना। 18 भी बल्कि मैंने बहुत कम बता दिया आपको, है ना। मुंबई चले जाओ तो साल भर टेम्परेचर 30 से 35, 40 की रेंज में रहता है मुंबई में टेम्परेचर, ठीक है। विषमकारी प्रभाव एक वो प्रभाव है जहां पर आपकी समुद्र से दूरी, जहां पर आपकी समुद्र से दूरी अधिक होती है। समुद्र से दूरी अधिक, जैसे इस वक्त जहां पर हम हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली की बात कर लेते हैं, ठीक, इस वक्त दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली या फिर प्रयागराज की बात कर लेते हैं, या कोई और दूसरा शहर, यहां पर एक शहर भोपाल है उसकी बात कर लेते हैं, अलग अलग शहरों की बात कर ली मैंने। जैसे इस वक्त हम दिल्ली में हैं तो हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में आप देखोगे, दिल्ली में आप देखोगे तो टेम्परेचर जो डिफरेंस है ना, जो विषमकारी प्रभाव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो दैनिक एवं वार्षिक जो तापांतर है, दैनिक और वार्षिक तापांतर बहुत अधिक है। दैनिक और वार्षिक जो तापांतर है वो बहुत ज्यादा है, और जब दैनिक वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होगा तो आप देखोगे उस जलवायु को हम बोलेंगे विषमकारी जलवायु, क्योंकि तापमान में विषमता मिल रही है। समर में आपको टेम्परेचर 45 तक टच करता हुआ दिख जाएगा, और यहीं विंटर में आपको टेम्परेचर 5, 6, 7 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। आर यू गेटिंग नाउ? सो आप देखोगे जो समुद्र से जो दूरी है वो भी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बात को आपको याद रखना है। डन। और अगर हम अगले फैक्टर्स की बात करें तो एक और फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं, अभी तुमने देख लिया अक्षांश, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई और समुद्र से दूरी। एक और देख लोगे आप तो वायु दाब A1, पवन संचार, वायुदाब एवं पवन संचार, ठीक। प्रेशर बेल्ट या प्रेशर, एयर प्रेशर जो होता है, और दूसरा पवन संचार, ये भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है। आपको पता है कि अगर हम जब प्रेशर की बात करते हैं, जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर हमें दो प्रकार से ऐसे दिखाई देता है। लो प्रेशर दिखाई देता है और दूसरा हाई प्रेशर दिखाई देता है जब हम प्रेशर की बात करते हैं, ठीक। प्रेशर के अलावा आप देखोगे पवन संचार की हम बात करो तो जैसे हम विंड्स की बात करें, और आपको पता है, एक मिनट, लो प्रेशर और हाई प्रेशर मैंने दो प्रकार से बताया आपको, और आपको पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ जो विंड है, डायरेक्शन ऑफ विंड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। डायरेक्शन ऑफ विंड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये सब जानते हो आप लोग, ठीक। और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन होगा तो इसका मतलब जहां जहां जैसा टेम्परेचर होगा वहां वैसा ही प्रेशर क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए इक्वेटोरियल बेल्ट की बात करें या इक्वेटोरियल रीजन की बात करें, तो इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर अधिक होता है, इसकी वजह से वहां पर कैसा प्रेशर जनरेट रहता है, लो प्रेशर जनरेट होता है ना। अब दूसरा, पवन संचार की बात करें तो पवन का संचार कैसे होगा, वैसे ही होगा जहां पर हाई प्रेशर और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा, और हाई प्रेशर जहां पर होगा वहां पर टेम्परेचर कम होगा, और लो प्रेशर ज्यादा जहां पर होगा, जहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेसिकली पवन संचार में हम बात करें तो जैसे, अब फिर से हम इसको देखते हैं, यहां पर ये जो आपका रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में जो प्रवाहित होने वाली पवन है, इस वाले क्षेत्र में जो प्रवाहित होने वाली जो पवन है वो पवन कैसी है, इसको हम बोलते हैं व्यापारिक पवन। व्यापारिक, और व्यापारिक पवन की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में होती है। व्यापारिक पवन की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। अब इसके अलावा, व्यापारिक पवन के अलावा अगर मैं बात करूं ये रीजन और ये रीजन, तो इस रीजन में जो फ्लो ऑफ विंड है, यानी पवन के संचार की जो दिशा है वो कैसे होगी, वो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। आई विल चेंज द कलर, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा, हाँ या ना,
ठीक। और ये जो जहां पर जो प्रवाहित होने वाली पवन है, इस पवन को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पछुआ पवन। और पछुआ पवन की दिशा आपको पता है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में होती है। और पछुआ पवन कहां चलती है ये भी आपको पता है। तो पछुआ पवन चलती है आपको 30 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में, और व्यापारिक चलती है 0 से 23.5 के बीच में, है ना। क्लियर है ना बात। तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट जो सब ये है, ये कौन सी बेल्ट है, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट है ना। तो सब ट्रॉपिकल, ये तो इक्वेटोरियल बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट। सब ट्रॉपिकल बेल्ट यहां पर है हाई प्रेशर और यहां पर है सब पोलर लो प्रेशर। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में चलने वाली जो विंड है उसको बोलते हैं पछुआ पवन। उसके बाद अगर इधर देखोगे ना, तो इधर आपको चल रही दिखाई दे रही है आपको व्यापारिक पवन, ठीक है ना। तो जो पवन का जो संचार है वो भी उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है। और अगर मैं अगले फैक्टर की बात करूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिलीफ फीचर। यानी उच्चावचीय जो स्थिति है ना, ये भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। जो उच्चावचीय स्थिति है वो भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है। रिलीफ फीचर ऑलवेज हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर रीजन। जैसे मैं आपको इंडिया का एग्जांपल लेके बताता हूं, है ना। इंडिया का एग्जांपल, इंडिया के मैं आपको 3 एग्जांपल लेके बताऊंगा। जैसे एक तो समझ लीजिए आप वेस्टर्न घाट, दूसरा एक वेस्टर्न घाट हो गया नंबर 1। वेस्टर्न घाट के अलावा आप दूसरा समझ लीजिए अरावली, अरावली रेंजेस। और आप तीसरा समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट, या आप ऐसा समझ लीजिए हिमालयन रीजन। ठीक है। तो वेस्टर्न घाट, अरावली रेंज एंड हिमालयन रीजन। अब आप इन तीनों रीजन में देखोगे तो अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हम सबसे पहले अगर केस 1 की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज योर वेस्टर्न घाट। ये आपका वेस्टर्न घाट है ना। ताप्ती नदी के मुहाने से लेके नीचे कन्याकुमारी तक ये वेस्टर्न घाट है ना, नीलगिरी हिल्स। अब इस वेस्टर्न घाट में यहां से जो आने वाली जो पवनें हैं, है ना, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड की जो अरब सागर की शाखा है वो वेस्टर्न घाट से टकराकर बारिश कराती है। लेकिन जब इन्हीं विंड को लौटकर इधर जाना होता है, जब ये लौटकर इधर की ओर आती है, वापस नीचे गिरती है, तो ये वाला जो रीजन है वो हो जाता है रेन शैडो जोन। और इस रेन शैडो जोन में हमेशा इस रेन शैडो जोन में रेनफॉल होगी कम, और रेनफॉल कम होगी तो उस क्षेत्र की जलवायु को निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और यहां पर वेजिटेशन भी डिफरेंट होगा यहां की तुलना में। दूसरा आप बात करोगे, जैसे देखोगे तो दूसरे केस की बात करें, जैसे अरावली रीजन की हम बात करें, नंबर 2 अरावली। तो अब आप जानते हो बहुत अच्छे से, ये है आपका गुजरात के पालनपुर से लेके इधर दिल्ली रिज तक फैला हुआ है आपका पूरा अरावली। अब इस अरावली माउंटेनियस रीजन में सुनना बहुत अच्छे से, ये जो अरावली माउंटेनियस रीजन है, इस अरावली माउंटेनियस रीजन में, अरावली पर्वत में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां से आने वाली जो विंड है ना, साउथ वेस्ट मानसून की जो अरब सागर की शाखा है, ये अरावली के पैरेलल निकलती है। और अरावली के पैरेलल निकल जाने की वजह से, मतलब उसकी लोकेशन, अगर ये ऐसा ना होकर ऐसा होता जैसे वेस्टर्न घाट है, तो ये विंड से टकराती और ये विंड टकराती तो यहां पर रेनफॉल होता, और रेनफॉल होता तो निश्चित रूप से आज यहां पर आपको डेजर्ट देखने को नहीं मिलता है ना। तो एक तो ये बात हो गई, इसलिए यहां पर आप देखोगे तो 25 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होता है। पीछे जो मैंने आपको ये वाला जो बताया ना आपको अभी पवन संचार वाला, तो यही हो रहा है। आप देखोगे कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, विश्व का जो ट्रॉपिकल रीजन है, इस ट्रॉपिकल रीजन में का जो वेस्टर्न पार्ट महाद्वीप का जो वेस्टर्न पार्ट है वो मरुस्थलीय भूमि है, डेजर्टिक लैंड है। अब मरुस्थलीय भूमि है, डेजर्ट है वहां पर, तो आप बताओ क्या होगा, बताइए। ट्रॉपिकल रीजन जो यहां पर है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो वेस्टर्न पार्ट में आपको कैसी भूमि मिल रही है, मरुस्थलीय भूमि मिल रही है। ठीक, क्यों?
चूंकि इस ट्रॉपिकल रीजन में प्रवाहित होने वाली विंड कौन सी है, ध्रुवीय है। कैसी है ये विंड, सॉरी ध्रुवीय नहीं है, ध्रुवीय बोल दिया मैंने। यहां पर प्रवाहित होने वाली विंड कैसी है, व्यापारिक है, और व्यापारिक की डायरेक्शन कैसी है, ईस्ट से वेस्ट। तो मान लीजिए कोई विंड इधर से आई है ना, तो इसने यहां से आई, तो इसने यहां से मान लो ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से नमी इकट्ठा करी, तो इधर तो रेनफॉल करा देगा, लेकिन जब वो इधर पहुंचेगा और इधर पहुंचेगा तो यहां पर आते आते उसकी नमी की मात्रा कम हो जाएगी, नमी की मात्रा कम होगी तो रेनफॉल भी कम मिलेगा। ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, है ना। ठीक, तो दो बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, दोनों बातें आपको याद रखना है ना। एक बात तो आपको यहां पर ये याद रखना है जो मैंने अभी बताया आपको कि रिलीफ फीचर, तीसरा रिलीफ फीचर अगर हम हिमालय की बात करें तो आपको पता है कि ये ठीक हिमालयन रीजन है। अब इस हिमालयन रीजन में यहां से आने वाली जो पवनें क्या होती हैं, इससे टकरा रही हैं, यहां से आने वाली पवनें भी क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। पवनों के टकराने की वजह से इस पूरे रीजन में रेनफॉल हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि जो उच्चावचीय जो दशाएं हैं, यानी जो रिलीफ फीचर है, वो भी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, तो 5 मैंने फैक्टर्स बताए आपको, रिलीफ फीचर बताया, वायुदाब, पवन संचार, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, और सबसे पहला हमने डिस्कस किया था अक्षांशीय स्थिति, लैटिट्यूडनल पोजीशन। ठीक, तो ये सारे कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। अब आप देख रहे हो ये पूरा विश्व का मानचित्र है यहाँ पर, और इस विश्व के मानचित्र में आप देखेंगे तो हर जगह एक जैसी जलवायु तो नहीं हो सकती, ये बात तय है ना। हर जगह जलवायु में हमें विविधता देखने को मिलती है। जैसे आप देखोगे तो अलग अलग कलर से इसको शो किया गया है, लेकिन यूजुअली आप देखोगे तो महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग हैं, उन महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में आपको देखो डेजर्ट मिलेगा। डेजर्ट ये पूरा का पूरा तुम्हारा सहारा डेजर्ट है ना, ये यहाँ पर आपका डेजर्ट है, ये यूएसए में यहाँ पर ये आपका डेजर्ट है। यूरोप में कोई ऐसा डेजर्ट है नहीं, ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं है ना, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप, वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप को इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको हम देखते हैं, है ना। वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप को देखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि मैंने एक टेबल बना दी है। अब इस टेबल के माध्यम से हम इस वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। इस टेबल के थ्रू इस वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखिएगा यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छे से सुनिएगा इस बात को। हमने क्या किया है, जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है ना, जो अक्षांशीय जो स्थिति है, उस अक्षांशीय स्थिति को मैंने टेबुलर फॉर्म में बना दिया। जैसे इधर देखो आप, ये जो लिखा हुआ है इधर इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, 0 to 10 डिग्री नॉर्थ, है ना। अब 0 to 10 डिग्री नॉर्थ की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है, ये चूंकि 0 मतलब इक्वेटर लाइन ऑफ इक्वेटर है, तो लाइन ऑफ इक्वेटर में 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक हमको जिस टाइप का लाइन ऑफ इक्वेटर में 0 से लेके 10 तक जिस टाइप का हमें क्लाइमेट मिल रहा है, उस क्लाइमेट को बोलते हैं हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक, हॉट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य की जो किरणें हैं, जो सन रेज हैं, वो इक्वेटर पर कैसी पड़ती हैं, वो इक्वेटर पर होती हैं डायरेक्ट। ठीक, और इक्वेटर पर डायरेक्ट होने की वजह से हमें ये इंपैक्ट दिखाई दे रहा है 0 से लेकर 10 डिग्री तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 10 फ्रॉम हेयर टू हेयर, यानी पूरे ग्लोब में 0 से 10 डिग्री तक, ऊपर और नीचे, केवल नॉर्थ में नहीं बल्कि साउथ में भी, है ना। नॉट ओनली नॉर्थ, साउथ में भी 0 से 10 या 0 से 5 भी कहीं कहीं लिखा होता है। यहां पर हमें हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल रहा है। यदि इसका मतलब यहां पर जो जलवायु पाई जाने वाली जो जलवायु है वो कैसी है, विषुवत रेखीय जलवायु है। इस जलवायु को हम बोलते हैं, कैसी जलवायु है ये, विषुवत रेखीय जलवायु। अब विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषता ये होती है कि साल भर एक तो यहां पर रेनफॉल होती है, साल भर रेनफॉल होती है, हाई टेम्परेचर होता है। अब सोचो साल भर रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी नहीं होगी क्या, इसलिए क्या लिखा हुआ है, हॉट वेट। अब साल भर रेनफॉल होगी, संवहनीय वर्षा होती है इस रीजन में, याद रखिएगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, संवहनीय वर्षा होती है। और अगर संवहनीय वर्षा होगी, संवहनीय वर्षा यहां पर हो रही है, साल भर वर्षा हो रही है, हाई टेम्परेचर है, तो यहां पर पाई जाने वाली जो वेजिटेशन है, जैव विविधता जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट यहां पर देखने को मिलेंगे आपको। और इसका स्पष्ट एग्जांपल आप चले जाओ, अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन में देखने को मिलेगा आपको। गैबन देख लो, कॉन्गो बेसिन देख लो,
फिर आप साउथ अमेरिका चले जाओगे तो साउथ अमेरिका में आपको जो अमेजॉन बेसिन है, साउथ अमेरिका इधर आप आ जाओ तो ईस्टर्न पार्ट में आ जाओ, वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में तो आपको इंडोनेशिया के जो अलग अलग जो आइलैंड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अभी मैप के थ्रू आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक, इससे अच्छा ऊपर बढ़ते हैं हम। अब 10 डिग्री से ऊपर आ रहे हैं, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो रीजन है, जो अक्षांशीय स्थिति है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर एक तो, अच्छा नंबर एक तो ये हो गया। ठीक, 10 डिग्री से 30 डिग्री यानी इसको हम क्या बोल रहे हैं, हॉट जोन बोल रहे हैं। कौन सा जोन है ये? तप्त क्षेत्र है, गर्म तप्त क्षेत्र है, हॉट जोन होगा। निश्चित रूप से 10 से 30 के बीच का जो रीजन है हॉट तो होगा ही होगा, है ना। तो 10 से 30 के रीजन में यहां तक जैसे हमने जो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रखी है, दिस इज आपका लाइन ऑफ इक्वेटर, वो है लाइन ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं, है ना। तो आप समझो 10 से 23.5 के बीच में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर एक है ईस्टर्न पार्ट, इसको 2 लिख देता हूं मैं, 2। नंबर एक, इसको ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं, इसको ए कर देता हूं मैं, ए हो गया आपका वेस्टर्न पार्ट, जहां पर वेस्टर्न पार्ट में महाद्वीपों के वेस्टर्न पार्ट में 10 से 30 के बीच में हॉट डेजर्ट मिलेंगे और डेजर्टिक वेजिटेशन भी होगा, यानी कटीली झाड़ियां मिलेंगी। सुनना बहुत ध्यान से, दूसरी चीज सुनिएगा, 10 से 30 के बीच में महाद्वीपों के पश्चिम में नहीं, ये हर महाद्वीप के पश्चिम और पूर्व की बात हो रही है, महाद्वीप के केंद्रीय भाग में, महाद्वीप के केंद्रीय भाग में या विश्व के केंद्रीय भाग में आपको सुदान प्रकार की जलवायु मिल रही है, जिसको हम सवाना, अफ्रीका में जिसको हम सवाना जलवायु भी नाम से जानते हैं। और यहां पर आपको बड़े बड़े घास के मैदान मिलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं। यहीं पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं, इसलिए इसको आखेट की भूमि यानी हंटिंग लैंड, लैंड ऑफ हंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। या इस वाले बड़ी बड़ी घास के मैदान है, और उस घास के मैदान में आपको देखोगे तो कुछ अलग अलग दूरी पर आपको बड़े बड़े पेड़ भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो एनिमल्स को जो हंट करना है बड़ा आसान हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो चूंकि अगर बहुत डेंस फॉरेस्ट एरिया होगा तो जानवर छुप जाएगा, तो आप उसको कैसे उसका शिकार करोगे। बट यहाँ पर क्या ग्रासलैंड है, बहुत बड़ी बड़ी घास की भूमियां हैं, है ना। उन घास की भूमियों में बीच बीच में पेड़ भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको हंटिंग लैंड बोलते हैं। सुदान टाइप ऑफ क्लाइमेट है सवाना रीजन में। इसी में सी पार्ट जो है, जिसको हम बोलते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसा है? अगर आप इंडिया की जो जलवायु देखोगे, भारत की जलवायु आप देखो, भारत की जलवायु आपको इसी प्रकार की दिखाई दे रही है। समर सीजन में आपको खूब रेनफॉल, समर सीजन के बाद आपको रेनफॉल मिलना शुरू हो जाता है। अब हर रीजन का टेम्परेचर, हर रीजन में होने वाली रेनफॉल और हर रीजन का वेजिटेशन, तीनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा, सुनिएगा जरा जान दे। अब हम 30 से जा रहे हैं, कहां पर? 30 से हम क्रॉस करके जा रहे हैं 45 डिग्री में। 30 से, जब 30 से 45 डिग्री के बीच में जाओगे आप, सुनना बहुत अच्छे से, 30 से 45 के बीच को हम बोलते हैं वार्म टेम्परेट जोन। टेम्परेट पूरी तरीके से टेम्परेट नहीं है, पूरी तरीके से शीतोष्ण नहीं है, क्योंकि शीतोष्ण का मतलब तो होता है 23.5 से लेकर 66.5, लेकिन 23.5 से 66.5 के बीच में 23.5 से 45 डिग्री, दोबारा सुनिए, 23.5 से जो 45 डिग्री वाला जो बेल्ट है, उसको ना तो उष्ण बोलते हैं ना शीतोष्ण बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। और सब ट्रॉपिकल बहुत, ना तो बहुत ठंडा है ना ही बहुत गर्म है। सब ट्रॉपिकल रीजन ना तो बहुत ठंडा है ना ही बहुत गर्म है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वार्म टेम्परेट जोन। अभी जो वार्म टेम्परेट जोन है, इसको भी हम पूरे वर्ल्ड में हमने 3 पार्ट्स में उसको बता दिया। एक महाद्वीपों के हमने बात कर ली, सबसे पहले विश्व का हमने देख लिया, ये वाला रीजन मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक, मेडिटेरेनियन यानी जो भूमध्य सागर है ना आपका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। दूसरा क्या है आपका? स्टेपी, जो स्टेपी आपको महाद्वीपों के आपको केंद्र में और पूर्व में आपको देखने को मिलता है, खासकर केंद्र में, महाद्वीपों के बीच में, है ना। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो भूमध्य सागर है ना, उस वाले लैटिट्यूडनल पोजीशन पर। अब केवल ऐसा नहीं कि भूमध्य सागरीय जलवायु केवल जहां पर भूमध्य सागर है वहीं पर मिलेगी, नहीं, उस लैटिट्यूड पर, उत्तर और दक्षिण यानी उस लैटिट्यूड पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर वही सेम लैटिट्यूड होना चाहिए, ठीक है ना। उस सेम लैटिट्यूड पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में एक टाइप की जलवायु मिलेगी महाद्वीपों के इस पर्टिकुलर वाले रीजन में। दूसरा आप देखोगे इसी में चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वार्म वेट फॉरेस्ट होता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। अब ऊपर आ जाओ आप, ये तो था वार्म टेम्परेट जोन। अब आ गए हम किसमें? कूल टेम्परेट जोन में। कूल टेम्परेट जोन ऑब्वियसली 45 से लेके आ गए हम कहां पर?
65.5 में, और ये 66.5 पे यहां पर है आपका आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, और ये आप देखो यहां पर आर्कटिक सर्कल के बाद तो आपको फ्रिजिड टेम्परेचर मिलता है। आर्कटिक सर्कल के ऊपर चले जाओगे तो पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना, इसलिए इस पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट में आप क्लाइमेट को हम बोलते हैं आर्कटिक या पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसमें टुंड्रा, दो चीजें हैं इसमें, टुंड्रा एंड टैगा, ठीक है। मॉस लाइकेन जैसी वनस्पति यहां पर हमें मिलती है। इधर देखोगे आप तो 45 से 65 के बीच में वेस्टर्न मार्जिन में, जो महाद्वीपों का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट मिलता है। वेस्टर्न मार्जिन है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी पतझड़ वन मिलेंगे आपको, ठीक है। साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट्स महाद्वीपों के बीच में शंकुधारी वन मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका ईस्टर्न मार्जिन, यानी लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, चूंकि यहां पर महाद्वीप के पूर्व में लॉरेंशियन इसलिए इसको बोल रहे हैं चूंकि वो आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में यूएसए के अंदर लॉरेंशियन बेसिन है, लॉरेंशियन रिवर बेसिन, उसके नाम पर इसको हमने लॉरेंशियन बेसिन रखा है। मिक्स्ड फॉरेस्ट यहां पर देखने को मिलते हैं कूल टेम्परेट जोन में, क्लियर है ना। तो ये सब जो है टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है। अब एक एक को डिस्कस भी करना है, ऐसा नहीं कि मैंने यहां बताकर खत्म कर दिया, एक एक रीजन को हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन की बात करते हैं, है ना। विश्वत रेखीय या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की हम बात करते हैं, ठीक। विश्वत रेखीय या उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी उष्ण, इसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, ठीक। तो इक्वेटोरियल रीजन आपको दिखाई दे रहा है कहां पर है, एक तो ये देखो आप यूएसए का हवाई द्वीप समूह वाला रीजन, यहां पर हवाई द्वीप समूह है। इधर देखिएगा आप, ये अमेज़न बेसिन रेन फॉरेस्ट। इधर अफ्रीका में इस वाले रीजन में देखो आप गैबन है, कॉन्गो है, ठीक। गैबन कॉन्गो रेन फॉरेस्ट रीजन हो गया आपका ये। इधर आओगे तो ये तुम्हारा जो पूरा रीजन है, ये इंडोनेशिया वाला, ये पूरा इंडोनेशिया वाला रीजन है, जहां पर आपको मिलता है, यहीं पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ये भी, ठीक। विशेषता क्या है सुनना, इसके बड़ा ध्यान से विशेषताएं पर फोकस करिएगा जरा। 5 डिग्री से 10 डिग्री रीजन की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही, हम बात किसकी कर रहे हैं, 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच की बात हो रही है। उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश में, दोनों जगह, ठीक। दूसरी विशेषता क्या है, वर्ष भर उच्च तापमान, हाई रेनफॉल, और हैवी रेनफॉल के साथ साथ आपको आर्द्रता भी उच्च मिलेगी। एवरेज जो टेम्परेचर है यहां पर वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा यहां पर रेनफॉल मिलती है आपको, ठीक। संवहनीय वर्षा होती है, क्यों, चूंकि इक्वेटोरियल लो फॉरेस्ट, चूंकि इक्वेटोरियल रीजन है, संवहनीय वर्षा क्यों हो रही है पहले अभी एक्सप्लेन किया मैंने। ये देखो आप, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ से वर्षा पवन नीचे और यहाँ से ये ऐसे ऊपर, तो ये जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, कैसी बारिश कराएगा, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर कराएगा संवहनी वर्षा को, क्योंकि पवन ऊपर उठ के फिर वो नीचे आई, तो संवहनी वर्षा हो रही है ना, संवहन प्रक्रिया के माध्यम से। टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, देख लो आप, वार्षिक तापांतर में भी अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। शीत ऋतु यहाँ पर होती नहीं है, ये भी याद रखिएगा, विंटर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, हमें हमेशा आपको यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, ठीक। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली जो वुड्स होती हैं, लकड़ियाँ जो कठोर होती हैं, लंबे और घने वन होते हैं। ये रीजन कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये क्षेत्र, तो अभी मैंने बताया साउथ अमेरिका का अमेज़न बेसिन, अफ्रीका का आपका कॉन्गो बेसिन,
फिर गिनी तट, वहीं अफ्रीका में गिनी तट है, ठीक है, पूर्व में, पश्चिम में ही। फिर पूर्वी द्वीप समूह की बात करते हैं, तो पूर्वी द्वीप समूह का मतलब यही हुआ कि ये जो पूर्वी द्वीप समूह है, मतलब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है इंडोनेशिया वाले रीजन की। यहां पर आपको विश्वत रेखीय वनों का विस्तार मिलता है। दूसरा हम बात करें उष्णकटिबंधीय पूर्वी सीमांत या मानसूनी प्रदेश की बात करें, या इंडियन टाइप क्लाइमेट भी इसको बोल देते हैं। अब ये क्लाइमेट कहां कहां मिलता है? क्या लिखा है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी, यानी महाद्वीपों के, अक्सर आपको देखोगे तो पूर्वी भाग में, महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत भाग में ऐसी जलवायु मिलेगी। भारत में अगर हम बात करें तो अगर मानसूनी जलवायु की बात करें, याद रखना है, केवल अगर मानसूनी प्रदेश की बात करें तो आप मान के चलो 10 डिग्री से 20 डिग्री, 10 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में आपको इस प्रकार की मानसूनी जलवायु मिलती है। डन। और अब ये जो मानसूनी जलवायु है, आप देखो सेंट्रल अमेरिका के इस वाले रीजन में, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन में है ना, थोड़ा बहुत आपको ये देखने को कहाँ मिलता है? थोड़ा बहुत आपको ये ब्राज़ील वाले क्षेत्र में, भारत का ये वाला क्षेत्र है, इस वाले रीजन में आपको मिलेगी मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में। यहाँ आपको कैसी जलवायु मिल रही है? इन रीजन में, इन क्षेत्रों में आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी। दोनों गोलार्धों में, महाद्वीप के पूर्वी भाग में, याद रखिएगा महाद्वीपों के, ये इंपॉर्टेंट है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, ठीक, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ठीक, कौन से बेल्ट में आता है ये? तो व्यापारिक हवाओं की पेटी में आता है क्षेत्र, याद रखिएगा, व्यापारिक हवाओं की पेटी में आता है। पूर्वी क्षेत्र हो गया ये तुम्हारा पूरा पूर्वी क्षेत्र, ये इंडोनेशिया वाला, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र, इधर आप देख रहे हो ऊपर, ये वेनेजुएला वाला रीजन है। कौन सा रीजन है ये? वेनेजुएला और कोलंबिया वाला रीजन है। ये तुम्हारे पूर्वी द्वीप समूह है, कैरिबियाई द्वीप समूह, ये देखो, ये कैरिबियाई द्वीप समूह यहाँ तक। और ये पूरा का पूरा बेल्ट, चूंकि क्या लिखा है 10 से 30 लिखा है, तो ऑब्वियसली कौन सी विंड चलेगी यहाँ पर? व्यापारिक पवन चलेगी, ट्रेड विंड। एनुअल टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा होता है, गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में सर्दी भी ज्यादा पड़ती है। ठीक, ग्रीष्म एवं शीत, विंटर एवं समर में वर्षा ऋतु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है और शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा इक्वेटोरियल रीजन में, तो आपको इक्वेटोरियल जो रीजन है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाला जो रीजन है, वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं था, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। यहां पर साइक्लोनिक रेनफॉल, और साइक्लोनिक रेनफॉल के साथ साथ यहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी पर्वतीय वर्षा भी होती है, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, चलो, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यहां पर सदाबहार, चूंकि दो प्रकार के, जैसे आप भारत की बात कर लें, भारत की ही बात कर लें, तो भारत में आप देखोगे तो यहां वेस्टर्न घाट में, और दूसरा यहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यहां पर आपको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल भी है, और यहां पर भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल है। आर यू गेटिंग नाउ? तो आप देखोगे तो अच्छा, लेकिन बाकी ये वाले रीजन में आप देखोगे तो इस वाले रीजन में आपको, इस वाले रीजन में 100 to 150 सेंटीमीटर के आसपास आपको रेनफॉल मिलता है। राजस्थान में चले जाओगे तो 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल मिलता है आपको। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो आप देखोगे रेनफॉल में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। अब यहां पर 200 सेंटीमीटर प्लस 200 प्लस सेंटीमीटर मिल रहा है, तो यहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन। बट यहां पर आपको इस वाले रीजन में जहां 100 से 150 का रेनफॉल है, यहां पर डेसिडुअस आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, और यहां पर तो आपको कटीली झाड़ियां मिलेंगी। विस्तार देखेंगे आप तो कहां कहां पर है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, यूएसए का दक्षिणी पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग। जो क्षेत्र इस अक्षांशीय स्थिति में लाई कर रहा है, वहां पर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी सीमांत या मानसूनी। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, अगली जो हम जलवायु को प्रकार देखेंगे वो है आपका सवाना या सूडान प्रदेश। सवाना या सूडान प्रदेश, तो सवाना या सूडान प्रदेश की बात करते हैं। अच्छा, सूडान क्यों नाम रखा है यहां पर? क्योंकि इस अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर है आपका सूडान, तो सूडान क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसको सूडान तुल्य जलवायु। और अफ्रीका में इसको हम कैसे, क्या जलवायु के नाम से जानते हैं? सवाना जलवायु। ठीक, लेकिन ये सवाना जलवायु कहां कहां पर मिल रही है आपको देखोगे तो एक तो इधर ये लाओस घास का मैदान है दक्षिण अमेरिका में। ठीक, इधर पर आपको एक कैंपोज घास का मैदान, यहां पर ये ब्राजील है। लाओस कहां कहां पर है? तो लाओस वेनेजुएला। ठीक है, यहां पर कौन सा देश है? वेनेजुएला, लाओस
ठीक है, घास का मैदान है। लाओस नहीं, लानोस, नॉट लाओस, लानोस, ठीक, लानोस। और इधर आप देखोगे तो इधर मिल रहा है आपको कंपोज, ठीक, याद रखिएगा। डन। इधर पर भी आपको इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे यहां पर भी आपको सूडान तुल्य जलवायु मिलती है। तो क्या लिखा है, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की अपेक्षा, यानी इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट की कंपैरिजन में यहां पर रेनफॉल आपको कम वार्षिक वर्षा होती है, इसलिए यहां पर बड़े बड़े ग्रासलैंड, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता भी रहा था आपको कि सवाना तुल्य जो जलवायु, वहां पर बड़े ग्रासलैंड मिलते हैं। आखेट की भूमि, अफ्रीका में इनको हम क्या कहते हैं, अफ्रीका में इनको हम सवाना कहते हैं। विस्तार 5 या 10 से 15 to 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में, ठीक, 5 या 10 से 15 या 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में इस प्रदेश का विस्तार एक लंबी पट्टी के रूप में है। देखो आप, ये ऑस्ट्रेलिया में है ना, और यहां पर ये अफ्रीका में, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन में को 2 भागों में बांट रखा है, 2 भागों में। अमेज़न बेसिन के जो ऊपर वाला भाग है उसको हम कह रहे हैं लानोस, और अमेज़न बेसिन के जो दक्षिण वाला भाग है उसको बोलते हैं कंपोज। ये देखो, ये बीच में है अमेज़न बेसिन, यहां पर अमेज़न बेसिन के उत्तर में देखने को मिल रहा है तुमको लानोस, इसके दक्षिण में देखने को मिल रहा है तुमको कंपोज। डन। दूसरी बात अगर करोगे तो इस प्रदेश में तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर आपको टेम्परेचर मिलता है, ठीक। रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन से कम होती है, 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल। मैं क्या बोल रहा हूं, रेनफॉल कम है। अब रेनफॉल कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है ना, तो हो सकता है बड़ी बड़ी झाड़ियां भी मिल जाए आपको, कटीली झाड़ियां मिल जाए। ऐसे सघन वन तो देखने को नहीं मिलेंगे जो इक्वेटोरियल रीजन में मिल रहे थे। एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा यहां पर, ठीक। मोटी सवाना घासों के बीच छोटे छोटे पेड़ भी आपको देखने को मिलेंगे। आखेट भूमि, हंटिंग लैंड, लैंड ऑफ हंटिंग के नाम से इसको जानते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, पराग्वे, ठीक है, वेनेजुएला, कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, ब्राजील दक्षिण में, पराग्वे, वहां पर आपको याद रखिएगा इस प्रकार की जलवायु मिलती है, और सूडान में तो खैर मिलती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय सहारा प्रकार की जलवायु। यानी हम जानते हैं, जो अभी मैंने आपको जो टेबल दिखाई थी, उस टेबल के मुताबिक हम कहां पर हैं, उस टेबल के मुताबिक हैं हम हॉट डेजर्ट, यानी यहां पर हैं हम उस टेबल के मुताबिक। ये और ये हमने दोनों कवर कर लिए। चलिए उसको भी आगे कवर करते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, ट्रॉपिकल डेजर्ट और द सहारा टाइप रीजन की हम बात करेंगे, ठीक। ट्रॉपिकल डेजर्ट और सहारा रीजन की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, अब ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है, महाद्वीपों के, मैंने क्या कहा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक। तो कहां कहां पर पाई जा रही है ये भी जरा देख लेते हैं। इधर आप देखोगे तो ये आपको अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, यहां पर आपको सोनोरन और मोहावे डेजर्ट मिलते हैं देखने में। यहां पर आप चले जाओ तो आपको आटाकामा मरुस्थल मिलता है। इधर आप इस रीजन में आ जाओगे तो आपको नामिब और कालाहारी मरुस्थल मिलता है। ये पूरा का पूरा आपका सहारा मरुस्थल है जो पूरे इस भाग में फैला हुआ है ना। ये तुम्हारा अरेबियन डेजर्ट है ना, अरेबियन डेजर्ट है। अरेबियन डेजर्ट के बाद इधर आ जाओगे तो तुमको ईरान में भी डेजर्ट मिलता है, प्लस इधर भारत में आपको थार है और पाकिस्तान में आपको सिंध डेजर्ट मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑस्ट्रेलिया में आपको सबसे बड़ा डेजर्ट है यहाँ पर विक्टोरिया डेजर्ट, विक्टोरिया मरुस्थल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पूरे के पूरे इस रीजन में आपको डेजर्टिक लैंड मिल रही महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, उष्णकटिबंधीय बेल्ट में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आपको मिल रहा है क्या, मरुस्थल। कारण क्या है, इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है व्यापारिक पवन, और व्यापारिक पवन जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती है, ईस्ट टू वेस्ट चलती है। तो जैसे मान लो यहां से चली तो इसने यहां से नमी इकट्ठा करी, तो जैसे मान लो ये हिंद महासागर, तो यहां तो इसने रेनफॉल करा दिया तो डेजर्ट नहीं होगा, लेकिन यहां तक पहुंचते 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 नमी की मात्रा हो जाती है समाप्त। इसलिए तुम देखोगे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आपको
ये वाली जलवायु मिल रही है। तो कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं इसको? तापमान तो कर ही रहा है, तापमान के साथ साथ पवन का प्रवाह यहाँ इन क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित कर रहा है, इसलिए यहाँ की जलवायु मरुस्थलीय है, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है ना। ये देख लिया आप, यहाँ लिखा भी हुआ है, सोनोरोन है, अटाकामा है, कालाहारी है, सहारा है, थार है ना, ईरान में है मरुस्थल, अरब में है दस्ते कबीर, दस्ते लोथ, और ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट तो है ही यहाँ पर। लेकिन अब इस जलवायु की विशेषता क्या है? तो जलवायु की विशेषता तो सबसे पहले मैंने बताया कि व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आती है ये 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, महाद्वीपों के कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में, ये ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार, सहारा में इसका विस्तार महाद्वीप के पूर्वी तट तक है, क्योंकि इस भाग में आने वाली पवन एशिया के दक्षिण पश्चिम स्थल भाग से पहुंचती हैं, जो शुष्क होने के कारण वर्षा नहीं कराती हैं। दक्षिण पश्चिम भाग से पहुंचती हैं, इसलिए यहां पर रेनफॉल नहीं होता है। इसलिए सहारा मरुस्थल का विस्तार न केवल पश्चिम बल्कि पूर्वी क्षेत्र में भी सहारा मरुस्थल का विस्तार है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आने वाली जो पवनें हैं वो एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग से पहुंचती हैं, एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग से पहुंचती हैं, जो शुष्क होने के कारण, किसके कारण? ड्राई है वो, रेनफॉल नहीं कराती है। हाँ, एक फैक्टर और है, महासागरीय जलधाराएं जो भी जलवायु को प्रभावित करती है, यहां पर नहीं लिखा मैं लिख देता हूं, यहां पर एक फैक्टर और है, ओशनिक करंट्स, एक फैक्टर और है जो जलवायु को प्रभावित करता है, और वो है आपका ओशनिक करंट। ठीक है, ओशनिक करंट महासागरीय जलधाराएं भी प्रभावित करती हैं। दो प्रकार की हैं, एक है आपका कोल्ड और दूसरा है वार्म, है ना। यूजुअली जो कोल्ड करंट है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में प्रवाहित हो रही है। जो कोल्ड करंट है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में प्रवाहित हो रही है। अब महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होगी कोल्ड करंट, तो वहां पर वाष्पीकरण क्या होगा? वहां पर वाष्पीकरण होगा कम, क्योंकि इसकी वजह से जो सतह का, समुद्री सतह का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा। टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो कैसा प्रभाव आएगा? शुष्क प्रभाव आएगा, कंडेंसेशन प्रॉपर होगा नहीं, और शुष्क प्रभाव होगा तो रेनफॉल क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन जहां पर वार्म करंट बह रही है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं तो उत्तर पश्चिम यूरोप की बात करूं, तो उत्तर पश्चिम यूरोप में प्रवाहित होने वाली जो वार्म करंट है, जैसे मान लीजिए गल्फ स्ट्रीम की बात कर लेते हैं हम, गल्फ स्ट्रीम इज गिविंग अ वार्म इफेक्ट, है ना, जो वहां के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल है ना। ये जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हेल्पफुल है ना, गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ स्ट्रीम के अलावा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है ना, चलो वापस आते हैं। तो बेसिकली बात किसकी हो रही है? बात हो रही है डेजर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात हो रही है, और इस डेजर्टिक क्लाइमेट की विशेषता ये मैंने बताई कि वार्षिक वर्षा और दैनिक तापांतर दोनों, वार्षिक और दैनिक वर्षा नहीं, तापांतर दोनों अधिक होगा, वर्षा कम होगी, तभी तो डेजर्ट है ना। साल भर ड्राइनेस बनी रहती है, कटीली झाड़ियां बबूल कैक्टस में कहाँ पाई जाती है? देखो, थार हो गया, अफ्रीका का सहारा हो गया, कालाहारी हो गया, नामिब हो गया, इन सब जगहों पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वेटोरियल टाइप, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करें, भूमध्य सागरीय जलवायु, तो एक तो ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है यहां तो है ही ये जलवायु। नीचे थोड़ा सा, अब जो लैटिट्यूड देखो, इसका लैटिट्यूड कह रहे हैं कि इसका जो लैटिट्यूड है, जो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, ये भूमध्य सागर के लगभग सभी तटीय भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये जो लैटिट्यूड है, जो भूमध्य सागर वाला जो लैटिट्यूड है 30 डिग्री के ऊपर और 45 डिग्री के नीचे, जहां जहां पर ये लैटिट्यूड है, देखो सेम लैटिट्यूड लाइन यहां पर आ रही है, सेम भूमध्य सागरीय जलवायु यहां पर,
सेम लैटिट्यूडनल लाइन यहां पर आ रही है। भूमध्य सागरीय जलवायु थोड़ी बहुत विशेषता इसकी यहां पर भी मिल रही है। भूमध्य सागरीय जलवायु सेम लैटिट्यूड, ये सेम लैटिट्यूड, ये इधर देखो, ये भूमध्य सागरीय जलवायु मिल रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसको हम रूम सागरीय जलवायु कहते हैं, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, इस मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की विशेषता यह है कि यहां पर समर सीजन में रेनफॉल नहीं होती है, विंटर सीजन में रेनफॉल होती है ना। सिट्रस फ्रूट की यहां पर खेती होती है, ठीक। तो मुख्य रूप से इसमें हमें यह याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट बात यह कि भूमध्य सागर के लगभग सभी तटीय भागों में, भूमध्य सागर के लगभग सभी तटीय भागों में इस प्रकार की जलवायु यहां पर मिलती है। इस बात को याद रखना है आपको। डन, ठीक। विंटर सीजन में साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, ठीक है ना। सूर्य के उत्तरायण के कारण ये बेल्ट शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। इसीलिए गर्मी के दिनों में ये क्षेत्र किसके प्रभाव में रहता है? वाणिज्यिक पवन के प्रभाव में रहता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। गर्मी के दिनों में ये वाणिज्यिक पवन के प्रभाव में, यानी ट्रेड विंड्स के प्रभाव में रहता है, क्योंकि वो उसकी चूंकि बेल्ट शिफ्ट होती है ना, ठीक। तो गर्मी के दिनों में ये ट्रेड विंड के इंपैक्ट में आ जाता है, ठीक है ना। ट्रेड विंड के इंपैक्ट में आने से होता क्या है, स्थल भाग से आने के कारण ये पवनें वर्षा नहीं करा पाती है, शुष्क हो जाता है। जबकि विंटर सीजन में जो ये वाला रीजन है वो आता है पछुआ पवनों के प्रभाव में। क्योंकि विंटर सीजन में क्या हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है, तो दक्षिणायन होने की वजह से पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ गया, पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ गया तो रेनफॉल होगी। क्यों? क्योंकि ये जो पछुआ पवनें समुद्र से आ रही हैं, समुद्र से आ रही हैं, तो फिर नमी होगी तो और वर्षा कराएंगी। सिट्रस फ्रूट के लिए बड़ी ही उपयोगी है ये लैंड, याद रखिएगा ये जलवायु। और कहां कहां मिल रही है? तो यूएसए का जो कैलिफोर्निया वाला रीजन है, चिले वाला रीजन है, साउथ अफ्रीका का दक्षिणी भाग है, ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिणी भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद आता है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना, चाइना तुल्य जलवायु। चाइना तुल्य जलवायु भी विश्व में आप देखोगे महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, गल्फ टाइप बोलते हैं इसको। गल्फ टाइप के बाद दूसरा इसको नेटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। नेटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट के अलावा यहाँ पर इसको दक्षिण अफ्रीका में बर्ग टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। यहाँ तो चाइना टाइप बोल ही रहे हैं, यहाँ पर इसको साउदर्न बस्ट्रल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पर भी नेटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट इसको बोला जाता है, ठीक है ना। चीन तुल्य या उपोष्ण जलवायु कहते हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये, ठीक। ये देख लो आप कहाँ देखने को मिल रहा है आपको ये सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक। ये डैन्यूब नदी है, ये इधर इटली की जो पो नदी है, यहाँ पर भी साउथ कोरिया, ये जो साउथ कोरिया वाला रीजन है, ये जापान का क्यूशू, और चाइना तो खैर है ही यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, क्वींसलैंड वाला, देखो ये जो पूर्वी तट है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का, है ना। ये पराना परागुवे वाला जो बेसिन है, रियो दे ला प्लाटा वाला जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है। और ये नेटाल रीजन, नेटाल रीजन अफ्रीका के साउथ में, दक्षिण अफ्रीका में। चीन तुल्य जलवायु या इसको उपोष्ण जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 से 45 डिग्री अक्षांश, शीतोष्ण मानसून तुल्य प्रदेश है। एक ये बात आपको याद रखना है, इसमें आई पवनें समुद्री उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से महाद्वीपीय आंतरिक निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। उच्च वायुदाब से, अब समुद्र से समुद्री उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से महाद्वीपीय आंतरिक निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर शुष्क पवनें शीत ऋतु में आंतरिक उच्च दाब वाले क्षेत्र से महासागरीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो पवन की दिशा जिस तरीके से होगी उस प्रकार से रेनफॉल होगा। इसीलिए इस प्रदेश में वर्षा वर्ष भर होती रहती है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस क्षेत्र में आई पवनें समुद्री उच्च वायुदाब, पवन की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न दाब है, पवन की दिशा समुद्री उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से महाद्वीपों के आंतरिक निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर, और समुद्र से आ रही है। तो समुद्र से आ रही है तो फिर क्या होगा, नमी की मात्रा होगी तो रेनफॉल तो कराएगी ना भाई। तथा शुष्क पवनें शीत ऋतु में आंतरिक उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सागरीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। समझ में आई बात क्या? याद रखिएगा। तो वर्षा वर्ष भर होती है। ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती वर्षा भी यहां पर मिलती है। 75 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल है, ठीक है। तटीय भागों से होकर ये जो जलवायु, तटीय भागों से गर्म सागरीय धाराएं भी यहां पर गुजरती हैं जो शुष्क प्रभाव देती हैं, ठीक है ना। गर्म जलधारा शुष्क प्रभाव, गर्म जलधारा आर्द्र प्रभाव देगी। जो गर्म जलधारा है वो कैसा प्रभाव देगी, याद रखिएगा, वो आर्द्र प्रभाव देगी। और आर्द्र प्रभाव देगी
तो क्या होगा, रेनफॉल होगा ही होगा 100%। टेम्परेचर की रेंज ये लिखी हुई है, याद रखिएगा। चाइना और जापान में टाइफून और साउथ और इधर यूएसए की बात करें तो यूएस में हरिकेन जो वही साइक्लोन है उससे रेनफॉल होती है। सबसे अधिक चावल उपज और साथ साथ रेशम की खेती भी यहां पर होती है, याद रखिए। उत्तर अमेरिका की चीन तो जलवायु प्रदेश में कपास की खेती के लिए अनुकूल है। इस पूरे रीजन में ये चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, इस बात को याद रखना है। ये जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, इस पूरे रीजन में आपको चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम वेस्टर्न यूरोपियन रीजन की बात करें, सुनना बहुत ध्यान से, वेस्टर्न यूरोपियन रीजन की बात करें जिसको हम ब्रिटिश तुल्य जलवायु के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, इसको हम ब्रिटिश तुल्य जलवायु भी कहते हैं। और ये जो ब्रिटिश तुल्य जलवायु है, इधर देखो आप, ये न्यूजीलैंड तक में मिल रही है। विक्टोरिया न्यूजीलैंड तो है ही है। इधर आप देखोगे ये इंग्लैंड वाले रीजन में, इधर आप देखोगे तो ये कनाडा और यूएस के वेस्टर्न पार्ट में, राइट। दक्षिण अमेरिका में चिली वाले रीजन में जलवायु हमें देखने को मिलती है। डन एवरीबॉडी। तो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पश्चिमी महासागरीय तटीय प्रदेश, जिसको हम ब्रिटिश तुल्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में होता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो जलवायु है, ये जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ये जलवायु कहां मिलती है, याद रखना है, ये जलवायु महाद्वीपों के वेस्टर्न पार्ट में हमें ये जलवायु देखने को मिलती है। इसीलिए जो ब्रिटिश टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट ऑलवेज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो चाहे वो यूके, ब्रिटेन, आयरलैंड हो और चाहे फिर वो न्यूजीलैंड हो, बिकॉज न्यूजीलैंड ऑल्सो इन द सेम लैटिट्यूडनल पोजीशन। डन, याद रखिएगा। वर्ष भर समुद्र से स्थल की ओर प्रचलित पछुआ पवनों का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? पछुआ पवनों का प्रवाह होता है, याद रखिएगा। वर्ष भर समुद्र से स्थल की ओर, अब समुद्र से स्थल की ओर पछुआ पवनों का यार प्रवाह होगा, तो एक बात बताओ, समुद्र से नमी लेकर ही पवन स्थल पर जाएगी तो वहां पर वर्षा तो कराएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। पछुआ पवनें समुद्र की ओर से गर्म जलधाराओं को पार करके आती हैं, और गर्म जलधारा, मैंने आपको बताया, गर्म जलधारा को पार करके आएंगे तो गर्म जलधारा की वजह से समुद्र की सतह का तापमान बढ़ा हुआ होता है, और तापमान बढ़ा हुआ होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा होगा, तो हवा में नमी की मात्रा भी ज्यादा होगी, इस बात को याद रखिएगा। वर्ष भर वर्षा इसलिए आपको यहां पर देखने को मिलती है, याद रखना है। काफी जो है स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, आनंददायक जलवायु मानी जाती है। पूरी सभी प्रकार की जलवायु की विशेषताओं को पढ़ने के बाद मेरी जो मोस्ट फेवरेट जो जलवायु हो यही है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों? चूंकि ये पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ रहा है, और पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व जाती हैं, और पश्चिमी क्षेत्र से समुद्र से आ रही है वो पवनें और पूर्व की ओर जा रही है, तो नमी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। इसलिए महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये बारिश करा देती है। शीत ऋतु में वर्षा ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है, यहां पर भी इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे, शंकुधारी वन मिलेंगे, जो इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। कहां कहां इस जलवायु का विस्तार है? तो यूरोप के ब्रिटिश द्वीप समूह में, ठीक। इसके अलावा पश्चिमी नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तर पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी फ्रांस, उत्तर पश्चिमी स्पेन और यूएसए, मतलब जो जो उस क्षेत्र में आ रहा है ना। इधर बात करोगे तो आपको चिली, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और तस्मानिया वाले रीजन में, तो कुल मिलाकर न्यूजीलैंड का जो क्लाइमेट है वही क्लाइमेट ब्रिटेन का है। आपको लगेगा ब्रिटेन कहां है, न्यूजीलैंड कहां है? लैटिट्यूडनल पोजीशन सेम, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम उसी रीजन में आते हैं। हम किस रीजन में चल रहे हैं इस समय पता है ना आप लोगों को? हम इस समय चल रहे हैं 45 से 66.5 वाले में। तो 45 से 66.5 वाले में हमने एक तो देख लिया ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट देख लिया, और हमने चाइना टाइप यानी वेस्ट और ईस्ट देख लिया। अब उसके सेंटर में मध्य अक्षांशीय जो जलवायु है, जिसको स्टेपी तुल्य, जिसको हम कैसी जलवायु कहते हैं? स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी टाइप रीजन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो स्टेपी वैसे तो घास भूमि है, स्टेपी है ना, जो आपको यूरोप में, यूक्रेन में स्टेपी घास के मैदान देखने को मिलते हैं। प्लस चाइना का एक बहुत बड़ा रीजन इस क्षेत्र को कवर करता है, यूरोप और चाइना का
याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दोनों गोलार्धों में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, महाद्वीपों के बीच वाले भाग में, ये भी याद रखिएगा। चाइना टाइप क्लाइमेट महाद्वीप के पूर्वी भाग में था। ब्रिटिश तुल्य जलवायु महाद्वीप के पश्चिमी भाग में थी। स्टेपी तुल्य जलवायु महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में पाई जाएगी। तो आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण यहां की जलवायु महाद्वीपीय है। अब निश्चित रूप से महाद्वीपीय जलवायु तो वर्षा बहुत ज्यादा नहीं होगी, महाद्वीपीय जलवायु है तो वर्षा बहुत ज्यादा नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, है ना। तापमान की अत्यधिक विषमता होगी, याद रखिएगा। महाद्वीपीय जलवायु, अभी क्या समझाया था लेक्चर की शुरुआत में आप लोगों को, मैंने समझाया था कि महाद्वीपीय जलवायु में विषमकारी प्रभाव होता है, विषमकारी प्रभाव होता है। और विषमकारी प्रभाव का मतलब ही यही होता है कि टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा मिलेगा आपको यहां पर। तो औसत तापमान 25 डिग्री, टेम्परेचर में वेरिएशन मिलेगा। हिमांक से नीचे भी, याद रखना एक बात आपको, कि हिमांक से नीचे भी कई बार यहां पर टेम्परेचर लेकिन चला जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र से ऊंचाई ज्यादा है, समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा, हायर लैटिट्यूड्स में ना, उच्च अक्षांश में, इसलिए कई बार तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। वार्षिक वर्षा 25 से 75, मैंने बोला था रेनफॉल यहां पर आपको कम मिलेगी। यूरेशिया में इसको स्टेपी बोलते हैं, उत्तर अमेरिका में इसको हम प्रेरी के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में इसको हम वेल्ड के नाम से, और हंगरी में हम इसको पुस्टाज के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लंबी घास के मैदान पाए जाते हैं यहां पर यूरेशिया में। यूरेशिया के स्टेपी रीजन में कम वर्षा होने के कारण छोटी और बिखरी हुई घास है। इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी और यूरेशिया और यूरेशिया में स्टेपी, दोनों ही लगभग समान प्रकार के जलवायु के क्षेत्र में आते हैं। अब देखो ना यार, यहां पर ये मैप में क्या बना हुआ है, ये वाला रीजन देखो आप, ये वाला रीजन समान प्रकार के जलवायु के क्षेत्र में आ रहे हैं। ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया मैंने, ये देखिए इस वाले रीजन में, ठीक, समान प्रकार के जलवायु वाले रीजन में आ रहे हैं यहां पर और यहां पर भी। लेकिन वहां पर रेनफॉल ज्यादा हो रही है, वहां पर रेनफॉल ज्यादा है, यहां पर रेनफॉल कंपैरेटिवली क्या है, कम है। तो इसलिए वहां पर लंबी घास, लेकिन यहां पर आपको बहुत, यूरेशिया वाले रीजन में कम वर्षा होने के कारण बहुत लंबी घास यहां पर आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, छोटी और बिखरी हुई घास मिलेगी। विस्तार, यूरेशिया के हंगरी का मैदान हो गया आपका, पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन में आपको मिलती है चेरनोजन सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। गेहूं की फसल, कपास की फसल के लिए काफी उपयोगी होती है ना। इसके बाद आता है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। लॉरेंस तुल्य जलवायु, चूंकि आप देखोगे ये यहां पर सेंट लॉरेंस रिवर है, यहां पर कौन सी रिवर है, सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ये जलवायु आपको मिलती है उधर पर, और ये पूर्वी चाइना वाले रीजन में सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु बोलते हैं इसको, ठीक है। बस इसमें इतना याद रखना है, 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश, ठीक है। टेम्परेचर ऑब्वियसली कमी होगा, शीत ऋतु में तापमान हिमांक से नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये मामला हायर लैटिट्यूड का हो रहा है अब, है ना। वर्षा वर्ष भर होगी, गर्मी में वर्षा शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। वर्षा की प्रकृति कैसी है, चक्रवातीय है। याद रखिएगा यहां पर जो रेनफॉल होगा इस रीजन में, ये फ्रंटल रेनफॉल के रीजन में आता है। फ्रंटल रेनफॉल है, ये है जो फ्रंट होते हैं ना, चूंकि कोल्ड और वार्म एयर मास, ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि दोनों के टकराने से जनरेट होता है फ्रंट, और ये जो सेंट लॉरेंस जो रीजन है वो उसी में आता है, इसलिए यहां पर फ्रंटल साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, फ्रंटल साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, इस बात को भी याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। यहां पर आपका जो ग्रैंड बैंक है ना, न्यू फाउंडलैंड के निकट जो ग्रैंड बैंक है, न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कॉशिया, ठीक है, ठंडी जलधारा, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जहां पर आकर मिल रही है, वहां पर आपका ग्रैंड बैंक सिचुएटेड है, जो मछली पालन के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है, ठीक, याद रखना है। आर्द्र तटीय भागों में कोणधारी वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। मत्स्य पालन के लिए इसलिए अनुकूल है क्योंकि यहां पर गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम की, है ना, और दूसरा लैब्राडोर कोल्ड, तो ये वार्म और ये कोल्ड, ठीक है, मत्स्य पालन के लिए उपयोगी है। नोवा स्कॉशिया, न्यू फाउंडलैंड रीजन में कहां कहां पाया जाता है, सेंट लॉरेंस बेसिन, एशिया में पूर्वी चाइना आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। टैगा प्रदेश या शीतोष्ण महाद्वीपीय प्रदेश की बात हो रही है। अब ये जो टैगा प्रदेश की बात हो रही है, इसका मतलब हम कहां पहुंच गए, एकदम टॉप रीजन में। बात कहां की हो रही है, बात बेसिकली अब हो रही है इस वाले क्षेत्र की, आर्कटिक पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात हो रही है। और दोस्तों आर्कटिक पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट में दो ही प्रकार के जलवायु है, टैगा और टुंड्रा। जैसा कि आप देख रहे हो ये टैगा प्रदेश है,
जैसा आप देख रहे हैं ये टैगा प्रदेश है, ऊपर वाला पूरा रीजन है, ठीक है। टैगा जलवायु देख लो आप इधर, ये है आपका नीचे टैगा है, और ये वाला रीजन इधर देखिए, ये जो नीचे वाला रीजन है टैगा, और टैगा के ऊपर एकदम टॉप पे यहां पर आपको जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये है टुंड्रा, है ना। तो टुंड्रा, ये है आपका टुंड्रा, और ये है आपका टैगा। बताइए, टैगा और टुंड्रा दो रीजन है, और टैगा और टुंड्रा रीजन की विशेषता यही है कि यहां पर जो है कुछ नहीं है, अत्यधिक ठंडी जलवायु है। याद रखिएगा, तापमान हिमांक से नीचे ही रहता है, औसत वार्षिक वर्षा भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हो रही है ना वहाँ पर, इसलिए इस रीजन में, टैगा टुंड्रा रीजन में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है ना। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है वो, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, दो जगह एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है वर्ल्ड में, दो जगह एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, और कहाँ कहाँ बनती है ये भी सुन लो जरा। दो जगह एंटी साइक्लोनिक, दो जगह पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, ठीक। और वो दो जगह कौन सी जानते हैं आप? एक तो है वो जगह जिसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ऊपर है पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है ना। ये है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और ये है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक। पोलर हाई प्रेशर और सब ट्रॉपिकल, ये दोनों ही याद रखिएगा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट करते हैं। हाई प्रेशर मतलब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ही होती है, क्योंकि वहां हाई प्रेशर में हवा केंद्र से वायु बाहर की ओर जाती है, और इसलिए यहां पर आपको रेनफॉल बहुत कम मिलेगा। और सेम यही चीज होती है, ये 30 से 35 डिग्री के बीच की बात है ना। डन, याद रखिएगा। इसी प्रकार से हम टुंड्रा की बात करें तो टुंड्रा सबसे टॉप पर जो मिल रही है आपको, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, एकदम 66.5 से के ऊपर आप चले जाइए तो आपको टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट यहां पर देखने को मिलता है। कहते हैं एक प्रकार से कि ये जो है ना आपका कोल्ड डेजर्ट है, अत्यधिक ठंडी जलवायु है, ठीक है। और ये ठंडी जलवायु बहुत लंबे समय तक बनी रहती है ना। आर्कटिक या अल्पाइन टुंड्रा, आर्कटिक या इसको हम अल्पाइन टुंड्रा के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। अल्पाइन टुंड्रा का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में है, 60 डिग्री से ऊपर। यहाँ पर जो है क्रायोफ्रॉस्ट वनस्पतियाँ मिलती हैं, ठीक है, जो भूपटल पर 3% से भी कम है। कहाँ कहाँ क्षेत्र कौन कौन से हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, रूस का उत्तरी भाग, एशिया का पूरा जो साइबेरियन रीजन है, नॉर्दर्न कनाडा और अलास्का, यहाँ पर आपको टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो आई होप आज जो मैंने आप लोगों को ये डिटेल में इतना समझाया, विश्व की अलग अलग प्रकार की जलवायु, और ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक एक नहीं मल्टीपल फैक्टर हैं। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो महासागरीय जलधाराएं, वायु दाब, पवनों का प्रवाह, ये सारे के सारे ऐसे कारक हैं जो दोस्तों विश्व की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो विश्व की जलवायु की विशेषताएं अलग अलग प्रकार की है, हर जलवायु की विशेषता अलग अलग प्रकार की है। आपसे प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इस वाले सेगमेंट को प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने इन डिटेल आपको टू द पॉइंट नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं थ्रू पीपीटी। अगर इसको आप अच्छे से कर लिया तो आपका प्रीलिम्स में आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो यूपीएससी हो या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज हो। तो मुझे लग रहा है वहां पर आप इसको सही करके आएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर।